हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास का एक टॉपिक जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। और वो वंश कौन सा है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, वो वंश है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जब मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना था, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, जिसकी मृत्यु उसी के अमात्य ने यानी कि पीएम ने, प्रधानमंत्री ने कर दी थी 185 बीसी में। यानी कि जिसका नाम क्या था पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र के द्वारा था जो बृहदर्थ की हत्या कर दी गई थी। और जो पुष्यमित्र था वो कौन से वंश से संबंधित था, वो शुंग वंश से संबंधित था, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे कि वो शुंग वंश से कैसे संबंधित था। क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था, उसी ने क्या किया है, शुंग वंश की स्थापना की है। कौन से वंश के बाद की है? जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो शासक था जिसका नाम क्या था, बृहदरिथ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया, शुंग वंश रखा गया। तो शुंग वंश के संस्थापक का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग है। और जो इसका शासनकाल रहा है वो मुख्यतः 185 से लेकर के 149 ईसा पूर्व तक हम इसके शासनकाल को मान सकते हैं। अब शुरुआत कब हुई, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि इसकी जो शुरुआत है शुंग वंश की, वो 185 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत होती है 185 ईस्वी के अंदर। और ये जो वंश है किस प्रकार का वंश था? जो शुंग वंश है किस प्रकार का वंश है? शुंग वंश एक प्रकार से प्रथम ब्राह्मण वंश है। प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा? शुंग वंश। टाइम पीरियड अभी हमने उसके बारे में बात की है। और जो ये वंश था शुंग वंश, जिसकी एक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि इसने जो 84,000 स्तूप थे उनको क्या कर दिया था, नष्ट करवाया था। जो पुष्यमित्र शुंग था उसने क्या किया था, लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। और ब्राह्मण धर्म को ये क्या करता था, समर्थन देता था। यानी कि ब्राह्मण धर्म का समर्थक था पुष्यमित्र शुंग। और जो ये पुष्यमित्र था इसी ने क्या किया था, जो यवन थे यानी कि जो इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक थे जो, उनके आक्रमण को रोका था। इंडो ग्रीक या जो यवन थे उनके जो आक्रमण भारत के ऊपर हुए थे, उनके आक्रमण को रोका किसके द्वारा था? किसके द्वारा रोका गया था? जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनको रोका गया था, इंडो ग्रीक के आक्रमण को। और उसके बाद इसी के पुष्यमित्र के टाइम में क्या हुआ है, दो अश्वमेध यज्ञ भी हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ जो हुए हैं, इन्होंने करवाए हैं, दो यज्ञ करवाए हैं। और इस यज्ञ को करने वाला उसी का एक दरबारी था पुष्यमित्र का। उसके दरबारी का नाम क्या था? पतंजलि था। क्या नाम था? पतंजलि। पतंजलि ने ही ये यज्ञ करवाए थे। और जो ये पतंजलि है, ये क्यों जाना जाता है, क्यों फेमस है? क्योंकि पतंजलि ही योग दर्शन के माहिर है। योग दर्शन के माहिर है कौन? पतंजलि। योग दर्शन के माहिर है कौन? पतंजलि है। इनकी एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। क्या नाम है उस पुस्तक का? महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि है। और जो यहां पर पुष्यमित्र था, उसकी जो कैपिटल थी, जो उसकी राजधानी थी, उसका नाम क्या है? उस राजधानी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र।
क्या नाम है राजधानी का? पाटलिपुत्र, जिसको बाद में कहां पर शिफ्ट कर दिया था? पाटलिपुत्र से इन्होंने कहां पर अपनी राजधानी बना ली थी? विदिशा के अंदर, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी यानी कि विदिशा के अंदर स्थापित कर ली थी। अब जब पुष्यमित्र है उसकी जो मृत्यु हो जाती है, उसका जो उत्तरदायित्व है वो कौन संभालता है? उसका पुत्र, जिसका नाम क्या है? अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र जो शुंग है वही क्या करता है? उसके शासन को संभालता है। जो क्या नाम है? अग्निमित्र शुंग है, जो क्या करता है? इसके शासनकाल को आगे बढ़ाता है पुष्यमित्र शुंग के। यानी कि कौन है ये अग्निमित्र शुंग? जो पुष्यमित्र है उसका बेटा है। और इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कालिदास की एक पुस्तक है, कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है मालविका, मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम उस पुस्तक का नाम है, यानी कि मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? उस लेखक का नाम क्या है? कालिदास है, जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उस पुस्तक के अंदर से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। एक मान्यता के आधार पर यदि हम बात करें कि जो मालविका है वो कौन थी? इसकी प्रेमिका थी अग्निमित्र की। अग्निमित्र की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था? मालविका था। और उन्हीं के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जिसको क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसने भी जो शासन किया है अपना, मुख्यतः जो शासन है वो कहां से ही किया है? विदिशा से ही इसने शासन किया है। विदिशा से ही इसने क्या किया है? शासन किया है। अब जो इस शुंग वंश के अन्य शासक थे, अन्य जो शासक थे वो कौन कौन से हुए, लेकिन इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, जैसे कि वसुमित्र हुआ है। वसुमित्र भी कौन से वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित जो शासक है उसमें एक वसुमित्र का नाम भी आता है। अन्य शासकों के अंदर जो भद्रक है उसका नाम भी शुंग वंश के अंतर्गत लिया जाता है। और एक नाम आता है देवभूति। देवभूति भी कौन से वंश से संबंधित है? ये भी शुंग वंश से ही संबंधित है। जो देवभूति है ये क्या है? इस शुंग वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक शुंग वंश का कौन है? देवभूति है। देवभूति की जो हत्या है वो कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है उसी के एक अमात्य के द्वारा। अमात्य उस शासन के दौरान किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, यानी कि सेनापति को, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। और उसकी हत्या किसके द्वारा की गई है? उसी का जो अमात्य था जिसका नाम क्या था? वासुदेव था। वासुदेव के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और वासुदेव ही आगे एक वंश की स्थापना करता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम जानने लग रहे हैं शुंग वंश की अन्य विशेषताओं के बारे में, इसका शासनकाल और इसका क्षेत्र। यानी कि जो शुंग वंश था उसका जो शासन काल है, वह जो उसका अक्षेत्र है, उसके बारे में यदि हम जानकारी ले तो उस जानकारी के माध्यम से हमें पता लगता है कि जो ये शासनकाल था शुंग वंश का वो मुख्यतः कहां कहां तक फैला हुआ था। उसका जो फैलाव है वो कहां कहां था? वो था उत्तर भारत के अंदर। मुख्यतः उत्तर भारत में उसका फैलाव था। उत्तर भारत में जैसे कि जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी का जो मैदान है उसमें, गंगा घाटी का मैदान है, या फिर जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है कुछ उसके अंतर्गत, और बिहार के अंदर ये शासन फैला हुआ था। ये शासन, यहां से जो शुंग वंश था इनका यहां पर मुख्यतः शासन था। और इसका कुछ ना कुछ जो प्रभाव है वो कहां भी देखने को मिलता है हमें? पश्चिमी भारत के अंदर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब शुंग वंश था, उसके धर्म के बारे में
वह जो उसकी संस्कृति है उसके बारे में यदि हम जाने तो हमें ये पता चलता है कि इसके जो शासक थे वो मुख्यतः कौन से धर्म के अनुयायी थे। वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे कौन से शासक? जो शुंग वंश के शासक थे वो मुख्यतः ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इन्होंने क्या किया, जो इस धर्म के शासक थे, इन शासकों ने जो बुद्ध धर्म है या जो बौद्ध धर्म है उसको खत्म करने के लिए, बुद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हर संभव कार्य किया। लेकिन जो वो प्रभाव है न के बराबर रहा, न के बराबर वो इस बौद्ध धर्म को समाप्त कर सके। यानी कि इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि वो बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हो। और इन्होंने क्या किया, जो ये यहां पर शुंग वंश के थे, इन्होंने वैदिक संस्कृति जो या यज्ञ है उसको बढ़ावा दिया। जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति और जो यज्ञ परंपरा थी, यज्ञ परंपरा थी, उसको भी क्या दिया है, इन्होंने बढ़ावा दिया है। इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया है। किसको? वैदिक संस्कृति को और यज्ञ परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और तो और इन्होंने एक जो स्तूप है कुछ महत्वपूर्ण, जिसका नाम क्या है, भरहुत, भरहुत स्तूप का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कौन से स्तूप का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है? भरहुत स्तूप का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। अब यदि हम इनके साहित्य और शिक्षा के बारे में बात करें, यानी कि जो इनकी साहित्य है वह जो शिक्षा है उसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? इनकी भाषा कौन सी थी? इनके टाइम में मुख्यतः जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ है, जो ब्राह्मणिक ग्रंथ थे, ब्राह्मणिक ग्रंथ थे, उनका विकास हुआ है। ग्रंथों का ग्रंथों का विकास हुआ इनके टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि जो शुंग वंश था इस टाइम में जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनका भी विकास हुआ। अभी हमने जो है कि पीछे पढ़ा था, एक नाटक भी लिखा गया जिसका नाम क्या था, मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम उस नाटक का नाम था। जो किसके द्वारा लिखा गया है? वो नाटक लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। कालिदास जी के द्वारा उस समय एक नाटक को रचा गया जिसका नाम क्या था, मालविका अग्निमित्रम था। अग्निमित्रम जो इसका यहाँ पर हमने शासक के बारे में पढ़ा था, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र भी था और मालविका उसकी प्रेमिका थी, जिसके आधार पर ही इस नाटक को रचा गया है कालिदास जी के द्वारा। और इसी के शासनकाल के अंदर, यानी कि जो इनके शासनकाल के दौरान जो शुंग वंश था, इनके टाइम पीरियड के अंदर जो एक प्रणाली आई है जिसको हम गुरुकुल प्रणाली के नाम से जानते हैं। गुरुकुल जो प्रणाली थी उसका भी क्या किया गया, पुनरुद्धार किया गया, यानी कि दोबारा से उसके अंदर कुछ सुधारों के साथ इसको दोबारा फिर क्या किया गया है, शुरू किया गया है। कौन सी प्रणाली को? जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको यहां पर शुरू किया गया। उसके बाद इस शासनकाल के दौरान, यानी कि शुंग वंश का जब शासन था उसके टाइम में जो विदेशी आक्रमण थे, विदेशी आक्रमणों के बारे में भी यदि हम जाने तो हमें पता लगता है कि इस टाइम के दौरान जो इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक थे, जो जिसको किसके नाम से भी जाना जाता था, यवनों के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि यवन उनको कहा जाता था। उनके आक्रमणों को भी रोका गया। आक्रमण भी क्या किए गए, रोके गए। किसके द्वारा ये रोके गए? जो है कि हमने बिल्कुल इस वंश का संस्थापक था जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने ही क्या किया था, इन इंडो ग्रीक के आक्रमणों को रोका था। और जो ये पुष्यमित्र शुंग था इसमें और क्या है, जो यवन शासक थे इसी के, जो जिसका नाम क्या था, यवन शासक का नाम मेनांडर था। क्या नाम था? मेनांडर। मेनांडर के साथ भी संघर्ष हुआ। मेनांडर के साथ भी क्या हुआ, संघर्ष हुआ था।
उसके बाद यदि हम इस साम्राज्य के पतन के बारे में बात करें, यानी कि जो शुंग वंश था उसके पतन के बारे में जाने, तो समय के साथ साथ क्या होता गया, ये जो साम्राज्य था समय के साथ में कमजोर होना शुरू हो गया। समय के साथ कमजोर होना, कमजोर पड़ना ये शुरू हो गया था। अब इसकी कमजोरी का मुख्यतः कारण क्या था? इनके घर के आंतरिक कलह। आंतरिक कलह इसका मुख्यतः कारण क्या था? इसके पतन का मुख्य कारण क्या था? आंतरिक कलह। और जिसके कारण से, आंतरिक कलह के कारण से क्या हुआ? जो अक्षत्रिय विद्रोह था वो विद्रोह हुआ। और विद्रोह भी किस प्रकार का हुआ? क्षेत्र के अंदर, यानी कि सामान्य उनके क्षेत्र के अंदर भी विद्रोह होने शुरू हो गए थे। और इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? इस वंश के, यानी कि जो शुंग वंश है उसका अंतिम शासक, जिसका नाम क्या था? देवभूति था। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। और यदि हम बिल्कुल एक ये देखें कि इस वंश ने कितने टाइम तक शासन किया, इसने लगभग लगभग 112 साल तक शासन किया है। जो शुंग वंश है 185 से लेकर के 73 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक इस वंश के द्वारा शासन किया गया। तो ये हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की है। शुंग वंश जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। जिसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? वासुदेव के द्वारा। वासुदेव ने जिसकी हत्या, यानी कि देवभूति की हत्या कर दी थी। और ये आगे एक नए वंश जिसका नाम क्या है? कणव वंश, उसकी स्थापना करते हैं वासुदेव। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब मिलते हैं उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।